हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, आपको पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम 15 दिसंबर से लाइन अप हो गया है। तो एनटीपीसी के क्रम में हम इतिहास, भूगोल, विज्ञान सारे सब्जेक्ट को आपको एक बार रिवीजन करवाएंगे। यह केवल रिवीजन कोर्स है, इसे क्रैश कोर्स आप कह सकते हैं। इसमें केवल आपको फटाफट रिवीजन करना है, जिसमें हम आपको नंद वंश तक बता चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, मौर्य साम्राज्य में कितने शासक हुए, कौन से शासक ने कितने सन तक शासन किया, यह सब कुछ हम इसमें जानेंगे। मौर्य साम्राज्य को पढ़ने से पहले हम आपको इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आप सभी को पता होगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य का शिष्य हुआ करता है, या अधिकतर पूछा जाता है कि चाणक्य का शिष्य का क्या नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य है। चाणक्य के दो और उपनाम थे जिन्हें हम विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठता है, जो 298 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है। बिंदुसार के बाद सुसीम, जिसे हम सुमन कहते हैं, अशोकवर्धन और विगतशोक, बिंदुसार के 3 पुत्र थे, लेकिन तीनों में से जो सबसे शक्तिशाली था वह अशोकवर्धन, जिसे हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। वह 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है, जिसने लंबे समय तक शासन किया, और यह एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। अशोक के पुत्रों की जो संख्या थी वह 5 या 6 हुआ करती थी, जिसमें महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती, कुराड़, जालौक और तीवर नाम के इसके पुत्र हुआ करते थे। जिसमें से जिसने शासन किया वह इसके चौथे नंबर का पुत्र कुणाल था। कुणाल के भी 3 पुत्र थे, बंद्रपालित, दशरथ और संप्रति। लास्ट में संप्रति ने शासन किया, और शालिकुल, देवधर्म, शतधनुष और बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। अब हम देखेंगे एक एक करके इन राजाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य को हमें जानने और सीखने का मौका कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानना है तो हमें वह कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र पुस्तक से, मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक से, तथा विशाखादत्त द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस, और अशोक द्वारा कुछ शिलालेख और अभिलेख लिखवाए गए थे, जिनमें से रुद्रदामन का जूनागढ़ शिला अभिलेख बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इन सब माध्यमों से हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। तथा मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है, तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जिसको सेल्यूकस निकेटस ने राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। फिर हमारा एक क्वेश्चन और पेपर में पूछा जाता है कि विशाखादत्त द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक कौन सी है, जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो वह मुद्र राक्षस नामक पुस्तक है, जिसमें मौर्य साम्राज्य को जानने की जानकारी प्राप्त होती है। सॉरी। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी से लेकर 298 बीसी तक मौर्य वंश पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद, जो नंद वंश का शासक हुआ करता था, उसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में की थी। चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराया और मौर्य वंश की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। आपको पता है चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त कोई राजा महाराजा का बेटा नहीं था, वह एक सिंपल सा नागरिक था। वह एक बार चाणक्य जब घनानंद के राजमहल से लौट रहे थे अपमानित होकर, तो उनकी नज़र 3 खेलते हुए बच्चों पर पड़ी, जिनमें से चंद्रगुप्त एक था। चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता
चाणक्य को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। उन्होंने उसके माता पिता से परमिशन लेकर उसे शिक्षा दीक्षा दी और उसे चंद्रगुप्त मौर्य नाम देकर मौर्य वंश की स्थापना करवाई। मौर्य वंश की स्थापना करवाने का जो चाणक्य का मेन उद्देश्य था वह घनानंद के वंश को, नंद वंश को समाप्त करना था, क्योंकि चाणक्य ने घनानंद से कहा था कि मैं तुम्हारे वंश की समाप्ति कर दूंगा। तो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठ गया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को हराया, जिसने हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल सहित 500 हाथियों के बदले एक विशाल क्षेत्र को आत्मसमर्पण कर दिया। जब सेल्यूकस निकेटस से चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता, सेल्यूकस निकेटस कौन था? अलेक्जेंडर का सैनिक था, अलेक्जेंडर का सेनापति था। जब उसको हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो उन्होंने 500 हाथियां मांगी, लेकिन उसके पास 500 हाथियां नहीं थी, इसलिए उसने कांधार, हेरात, बलूचिस्तान और काबुल सहित कई राज्यों को चंद्रगुप्त मौर्य को दान कर दिया। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए एक यूनानी राजदूत थे। यह बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि उस यूनानी राजदूत का क्या नाम है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस के राजदूत थे। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है, जिसके बारे में हमने आपको आगे बताया था, जहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने जैन धर्म को अपने लास्ट समय में जैन धर्म को अपनाया और भद्रबाहु के साथ सरवड़ बेलगोला चंद्रगिरी हिल्स चले गए, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो सरवड़ बेलगोला में चंद्रगिरी हिल्स में इनकी मृत्यु हुई। स्ट्रेबो तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस नाम दिया था, जिसकी पहचान विलियम जॉनसन ने चंद्रगुप्त के साथ की थी। इनकी जो चंद्रगुप्त की सैनिकी शिक्षा थी वह तक्षशिला में चाणक्य द्वारा इन्होंने अपनी सैनिक की शिक्षा ग्रहण की थी। धनुर्वेद और वैदक में यह बहुत ज़्यादा निपुण हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, जहाँ से हमें चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अगर पूछा जाए जूनागढ़ का अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है, तो जूनागढ़ का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ एक अभिलेख है। 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटस को इन्होंने हरा दिया था। हमने आपको आगे बताया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। इसने राज्य तो इनको दिए ही, काबुल, कंधार, हेरात एवं प्रांत, इन्होंने एक बड़ा प्रांत तो चंद्रगुप्त को दिया ही, साथ ही उसने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था। चंद्रगुप्त ही वह राजा था जिसने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था। सेल्यूकस ने इन्हें जब मैगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, मैगस्थनीज वहाँ काफ़ी समय तक रुका और उसने मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। जब मैगस्थनीज को मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो गई, तब उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इंडिका नामक पुस्तक लिखा और उसमें मौर्य वंश का संपूर्ण विवरण दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। एपियानस एक लेखक थे। इन्होंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच का जो युद्ध हुआ था वह इन्होंने ही बताया था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथियां उपहार में दी थी। जब ये सेल्यूकस को 500 हाथियां उपहार में दी, तो उसके बदले में सेल्यूकस ने इनको अपना राज्य दे दिया था। लास्ट में इनकी मृत्यु कहाँ पर हो जाती है? तो चंद्रगिरी पहाड़ी पर, जो सरवड़ बेलगोला कर्नाटक में स्थित है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कैसे होती है, तो इनकी मृत्यु सलेखना का मतलब होता है उपवास। ये जब जैन धर्म को ग्रहण कर लिए थे, तब इन्होंने वहाँ पर जाकर चंद्रगिरी हिल्स पर लंबे समय तक उपवास रखा, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मृत्यु के पश्चात इनका उत्तराधिकारी जो है बिंदुसार, वह गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार 298 ईस्वी से लेकर 272 बीसी तक गद्दी पर बैठा रहा। बिंदुसार के जो पिता थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे और इसकी माता दुर्धरा थी। बिंदुसार मगध का दूसरा सम्राट था। मगध का पहला सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे।
बिंदुसार को अमित्रोचेटक या ग्रीक शब्द में इसे अमित्रोचेटक के रूप में जाना जाता है। इसका दूसरा नाम अमित्रघात भी है। अमित्रघात का जो अर्थ होता है वह होता है शत्रु विनाशक, या अमितघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। तो बिंदुसार को अमित्रघात या अमित्रोचेटक के नाम से भी जाना जाता है। जैन साहित्य में उसने सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय में विश्वास रखता था या अजीवक संप्रदाय का अनुयायी हुआ करता था। बिंदुसार जो था वह तक्षशिला में विद्रोह किया था। विद्रोह दबाने के लिए अशोक और सुसीम को भेजा गया था। बिंदुसार के ही समय में जब तक्षशिला पर विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक और सुसीम को उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। यूनानी राजदूत डाइमेकस आया और मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी था डाइमेकस, वह बिंदुसार के समय में भारत आया था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार के रूप में जाना जाता है। वायु पुराण नामक जो ग्रंथ है वहाँ पर बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी। अगर हम देखेंगे कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है तो जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन के रूप में जाना जाता है, सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। एक वैज्ञानिक थे, एक लेखक थे जिनका नाम एथिनियस था। उनके अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासन एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए बिंदुसार ने एंटियोकस फर्स्ट से क्या मांगा था, तो मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की मांगा था। इसने भेजने को कहा था। किससे कहा था, तो एंटियोकस फर्स्ट से। एंटियोकस फर्स्ट कौन थे, तो यह सीरिया के शासक हुआ करते थे। बौद्ध विद्वान तारनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था, अर्थात बिंदुसार वह शासक था जिसने अपने शासनकाल में 16 राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी। बाद में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में राज्यपाल के रूप में कार्य करता था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक जो था उसने ही शासन किया मौर्य साम्राज्य पर। अशोक एक महान सम्राट के रूप में जाना जाता है। अशोका द ग्रेट एम्परर के रूप में इसे जाना जाता है। अशोक 273 बीसी पर गद्दी पर बैठता है और 232 बीसी तक शासन करता है। अब हम जानेंगे अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी लोग एनटीपीसी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। यह सारे प्रश्न आपको एनटीपीसी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, और साथ ही साथ अदर जितने भी एग्ज़ाम है जैसे एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम है उसके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे अशोक के बारे में। अशोक 273 बीसी में गद्दी पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है। अशोक वर्धन मौर्य, बिंदुसार और सुभद्रांगी के पुत्र थे। अशोक किसके पुत्र थे, वह बिंदुसार के पुत्र थे। और इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम सुभद्रांगी हुआ करता था। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार अब उसने अपने 99 भाइयों के मारने के बाद सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। अशोक जो था उसने अपने 99 भाइयों का वध किया था, उसके बाद इसने सिंहासन पर कब्जा किया था। अशोक मौर्य का नाम देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। अशोक ने पहले उज्जैन और तक्षशिला के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। जब हमने आपको बताया था कि बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय अशोक जो था वह उज्जैन के राज्यपाल के रूप में नियुक्त था। उसने 1261 ईस्वी में बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा था। किसने, अशोक ने। कलिंग का युद्ध किसने लड़ा, तो अशोक ने लड़ा 1261 बीसी में। उन्होंने बोध गया जाकर अपने शासन के 11वें वर्ष में अपने धर्म यात्राओं का उद्घाटन किया था। धर्म यात्राओं का उद्घाटन किसने किया, अशोक ने। कहाँ पर किया, बोध गया में किया था। अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में उन्होंने धम्म के संदेश को पालने के लिए धम्म महापात्र, जिसे धार्मिकता के अधिकारी कहते हैं, इस संस्था की शुरुआत की थी।
यह पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि धम्म महापात्र संस्था की शुरुआत किसने की थी। तो अशोक द्वारा धम्म महापात्र संस्था की शुरुआत की गई थी। अपने शासनकाल के 21वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी का दौरा किया और गांवों को करों से मुक्त कर दिया। आपको पता है, हमने आपको बताया कि अशोक जो था वह बुद्ध धर्म का अनुयायी था। तो बुद्ध धर्म, आपको पता है, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी में ये गया और वहाँ के लोगों पे जो कर थे, उस समय सभी राज्यों, सभी गाँव में कर लगाए जाते थे। तो वहाँ के लोगों पर जो कर लगाया गया था राजा के द्वारा, इसने उन्हें कर मुक्त कर दिया। उनका धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक का धम्म, अशोक धम्मा नाम से एक किताब भी लिखी गई है। अशोक धम्मा का एक नैतिक संहिता थी जिसका उद्देश्य लोगों के बीच सामाजिक जिम्मेदारी के दृष्टिकोण का निर्माण करना था। अशोक धम्मा में उसने यह बताया था कि लोग किस तरह से अपने सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, अपने सामाजिक कार्यों को अच्छे से संपन्न करें। इसका उद्देश्य मनुष्य की गरिमा और मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर सामाजिक उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण का निर्माण करना भी था। इसने एक तो बताया कि सामाजिक दृष्टिकोण का निर्वाह करना चाहिए या समाज में अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए, और उसने यह भी बताया कि मनुष्य की गरिमा, मनुष्य की जो गरिमा होती है और मानवतावादी, मानव के प्रति एक दूसरे का प्रेम, इसने अपने अशोक धम्मा के माध्यम से लोगों में पहुंचाया था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक के अभिलेख और शिलालेख। अब हम जानेंगे अशोक के अभिलेख और शिलालेख कौन कौन से थे। तो अधिकांश शिलालेख प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। अशोक द्वारा कई शिलालेख और अभिलेख लिखवाए गए थे जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो वह किस भाषा में थे? अधिकांश जो थे वह प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखवाए गए थे। जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले अशोक को ब्राह्मी लिपि में शिलालेखों को समझा था। अगर पूछा जाए कि अशोक द्वारा लिखा गया शिलालेखों को सबसे पहले किसने समझा, तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा ही इन शिलालेखों को समझा गया था, ब्राह्मी लिपि को समझा गया था। अशोक की रानी करुवकी को उनके पुत्र राजकुमार तीवर का उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किया जाता है। अगर पूछा जाए कि अशोक की रानी करवकी और उनके पुत्र राजकुमार तीवर का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो इलाहाबाद स्तंभ, जो शिलालेख अशोक द्वारा इलाहाबाद में लिखवाया गया था, वहाँ पर इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक की मृत्यु के बाद जो शासन करता है वह बृहरथ करता है। बृहरथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ करता था। लेकिन अशोक जो था वह साम्राज्य का महानतम शासक जो था, मौर्य साम्राज्य का सबसे महानतम शासक अशोक को जाना जाता है। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। हमने आपको या तो बता दिया कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की थी। यह जानकारी हमें कहाँ से पता चलती है? तो सिंहली अनुश्रुति एक राइटर हैं जिन्होंने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा था। और अभिलेखों में अशोक का नाम देवा नाम प्रिय और देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक वर्धन के नाम से इसे पुराणों में जाना जाता है। पुराणों में इसका क्या नाम लिखा गया है? पुराणों में इसका नाम जो है अशोक वर्धन लिखा गया है। अशोक द्वारा ही श्रीनगर, जो आप जानते हैं कश्मीर में श्रीनगर शहर है, वह अशोक द्वारा ही बसाया गया है। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने और कलिंग की राजधानी तौसली पर अधिकार कर लिया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो इसे बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने ही इसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अशोक द्वारा कराया गया। अगर यह पूछा जाता है कि बाबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो अशोक द्वारा करवाया गया था। किसके रहने के लिए? तो आजीविकों को रहने के लिए बाबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। वह 4 गुफाएं कौन कौन सी थी? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी के नाम से यह 4 गुफाएं प्रसिद्ध थी। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी।
अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकाओं को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के जो पौत्र थे दशरथ, जिनका नाम था, उन्होंने आजीविकाओं के लिए नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। आजीविकाओं का उपलेख 7वें स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अशोक द्वारा लिखवाया गया जो 7वां स्तंभ लेख है, वहाँ से आजीविकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आजीविका संप्रदाय की स्थापना मकल्ली गौशाला ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो मखल्ली गौशाला ने की थी। अशोक की जो माता थी वह सुभदांग्री थी और अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था और इनकी पुत्री का नाम संघमित्रा था, इन्होंने इनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। अशोक की जो पत्नियां थी वह 2 पत्नी थी, एक अशोधमित्रा और दूसरा करुवाकी थी। करुवाकी के बारे में जानकारी हमें इलाहाबाद स्तंभ से प्राप्त होता है। और इनकी एक और थी पत्नी, उनका नाम नाग देवी था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। शेयर करने के लिए मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें और हमारे तक पहुँचें और हम आपसे लाइव आकर इसके बारे में डिस्कशन कर सकें। अशोक के बारे में हम कुछ बातें आपको और बता देते हैं। जैसे अशोक के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हुआ करते थे, तो अशोक के 8-9 मुख्य सिद्धांत हुआ करते थे जिस पर ये लोगों को चलने के लिए प्रेरित किया करता था। जैसे बड़ों का आदर करना, छोटों के प्रति उचित व्यवहार करना, सत्य भाषा बोलना, अहिंसा का पालन करना, दान देना, पवित्र जीवन जीना, सत्य बोलना, शुभ कर्म करना और धार्मिक सहनशीलता, या इसके मुख्य सिद्धांत हुआ करते थे। कौन कौन से, आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि अशोक के मुख्य सिद्धांत कौन से हुआ करते थे। बड़ों का आदर करना, छोटों के प्रति उचित व्यवहार करना, सत्य भाषण बोलना या अपनी बात कह रहे हैं वह हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा को अपनाना, दान करना, पवित्र जीवन जीना, सत्य बोलना, शुभ काम करना यानी अच्छे कर्म करना और धार्मिक सहनशीलता जैसे इसके जो कुछ और भी मुख्य सिद्धांत हुआ करते थे। आपको पता है कि बौद्ध संगीत तृतीय जो बौद्ध संगीत का आयोजन था वह अशोक द्वारा ही करवाया गया था। जब तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक ने करवाया तो उसने धर्म के प्रचार के लिए कुछ लोगों को दूर दूर तक इसके प्रचार के लिए भेजा था। जैसे हमने आपको पहला बताया, इसने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था जिनका नाम महेंद्र और संघमित्रा था। इन्होंने रक्षित को उत्तरी कनारा भेजा था, महादेव को मैसूर, धर्मछदी को पश्चिम भारत, मध्यम को हिमालय और महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, महारक्षित को यौवन ऐसे इन्होंने कुछ राज्यों में लोगों को भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया था। नंदराज का शासक था उस समय 261 ईस्वी में। कलिंग जो है वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने 261 में ही कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया था। कलिंग किसके लिए फेमस है, तो कलिंग हाथियों के लिए फेमस है। जब इसने कलिंग को पर विजय प्राप्त किया तो उसने इसकी राजधानी तौसली रखी थी। अशोक ने नेपाल के ललितपत्तनम नगर को भी बसाया था। नेपाल के ललितपत्तनम नगर को किसने बसाया, तो अशोक द्वारा यह नगर बसाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए अशोक चक्र में कितनी तीलियां, तो आपको यह अच्छे से पता होगा कि अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। जो हमारे भारत के झंडे पर लिया गया है अशोक चक्र, इसे हम धर्म चक्र के नाम से भी जानते हैं। अशोक चक्र इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ लायन कैपिटल सारनाथ सहित सम्राट अशोक द्वारा जारी अशोक के फरमानों पर चक्र उत्कीर्ण किए गए हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर धम्म घोष अपनाया था। धम्म घोष के बारे में हम आपको बता चुके हैं। कलिंग युद्ध में इसके द्वारा भीषण रक्तपात हुआ था जिससे इसका हृदय जो है वह कांप गया था, यह डर गया था पूरी तरह से और इसने भविष्य में हिंसा न करने की ठान ली, अहिंसा अपनाया और नीलगिरी की पहाड़ियों पर चला गया। अगर आपसे पूछा जाए अहिंसा और शांति प्रिय नीति को किसने अपनाया था, तो यह अशोक ने अपनाया था मौर्य वंश में। क्यों अपनाया था, क्योंकि वह कलिंग के युद्ध में भीषण रक्तपात को देखकर डर गया था। उम्मीद है आपको अशोक के बारे में इतनी जानकारी अच्छी लगी होगी। अब हम देखते हैं बृहद्रथ।
अशोक के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो हम आपको इस वीडियो में नहीं बता सकते, क्योंकि यह हमारा क्रैश कोर्स है। जब हम आपका हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। वैसे हम आपको बता दें, बायोलॉजी और इकोनॉमिक का फाउंडेशन बैच चल रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आपको यह वीडियो मिल जाएगा। अब हमारा आता है बृहद्रथ, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व उसके कमांडर इन चीफ पुष्पमित्र शुंग ने की और स्वयं शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, इनकी जो हत्या थी वह उनके ही कमांडर इन चीफ पुष्पमित्र द्वारा कर दिया गया था और शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य शासन 137 सालों तक चला था। भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश के 10 राजा हुआ, जबकि वायु पुराण के अनुसार उसमें केवल 9 राजा हैं। यह पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। अगर आप भगवत पुराण में देखेंगे तो मौर्य वंश में 10 राजा हुआ करते थे, और अगर वो वायु पुराण की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि केवल मौर्य वंश में 9 राजा ही थे। इसका अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति द्वारा ही कर दी गई थी और शुंग वंश की नींव रखी। अगला जो हमारा टॉपिक है वह शुंग वंश है, लेकिन इससे रिलेटिव हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अशोक के शिलालेखों को किसने स्पष्ट किया, तो हमने आपको बताया ब्राह्मी लिपि का जो शिलालेख था वह जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था, उसने ही पहली बार पढ़ा था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।